एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं स्टार्ट करने वाली एक नया एक्ट जो कि भारतीय न्याय संहिता जो कि रिपील करके आया था इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 1860 को रिपील करके ये जो एक्ट है वो लाया गया। तो ये जो लेक्चर है वो सभी एडीपीयू के जितने भी स्टूडेंट जो कि अभी देने वाले हैं, देन एपीओ के हो गए, देन हमारे लॉ स्टूडेंट तो है ही सही, उसके बाद जुडिशरी से भी रिलेटेड, यानी कि इसमें सारे जितने भी अगर इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बेयर एक्ट पूरा उसके इसेंशियल्स, यानी कि अगर देखा जाए तो जो भी एग्जाम्स है जिसमें भी अगर प्री मेंस होना है तो प्री इससे कवर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट होते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि क्या डाउट है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उस पर और ज्यादा काम करके मैं उसको भी कवर कर लूंगी। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ भारतीय न्याय संहिता, और जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं वो हर एक चीज कवर करूंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये पहला लेक्चर है तो ध्यान से सुनिए क्योंकि बेसिक यही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें हम लोग तो ये किसको रिपील करके आया? सबसे पहली बात ये आया है रिपील करके इंडियन पिनल कोड, जो कि हमारा आया था, कब आया था? 1860 में। ये जो है वो एक्ट नंबर कौन सा है? 45 है। तो एक्ट नंबर 45 है 2023 का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने हर एक चीज कवर की है। तो एक्ट नंबर कौन सा है? ये 45 है 2023 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 में ये कौन सा नंबर था? 45 नंबर था। डेट ऑफ कमेंसमेंट या जिस दिन प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गया था, मतलब साइन कर दिया था उन्होंने, तो वो डेट कौन सी थी? 25 दिसंबर 2023। और वहीं पे डेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि जिस दिन से लागू हो गया था, कौन से दिन से लागू हुआ था ये? तो 1 जुलाई 2024 को ये पूरे देश में हमारे लागू हो गया था। किसको हटा के लागू हुआ था? तो इंडियन पिनल कोड, जो कि लॉ ऑफ क्राइम है, जो कि प्रोवाइड करता है कि कौन सा क्राइम क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है, यानी कि सब्सटेंटिव लॉ है ये हमारा, और ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स। तो सबसे पहले लॉ ऑफ क्राइम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है सभी से कि क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्राइम्स और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज कवर करूंगी, बताऊंगी सबको स्टार्टिंग के इंट्रो में कि भाई क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है। आज तो मैं नॉर्मल पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर है 20 और सेक्शन कितने हैं? टोटल 358 सेक्शन है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब इसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या है? अगर हम किसी चीज को क्राइम बोल रहे हैं तो वो क्राइम की इसेंशियल्स क्या है? यानी कि मुझे अगर कोई अंजलि बोल रहा है तो मेरी इसेंशियल्स क्या है? भाई मैं किन किन चीजों से मिलकर बनी हूँ। सेम वही चीज है कि अगर हम किसी चीज को क्राइम बोल रहे हैं तो क्राइम किस किस चीज से बना हुआ है, तो वैसे ही यहाँ है। सबसे पहले क्या होगा? एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब होता है कि कोई गिल्टी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? गिल्टी एक्शन होना चाहिए, गिल्टी एक्शन या कुछ गलत कार्य होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है, मेंस्ट्रिया क्या होता है? मेंस्ट्रिया का मतलब होता है कि गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। गलत काम तो कर रहे हैं लेकिन गलत काम के साथ में इंटेंशन भी गलत होना चाहिए। मतलब कि मैं मेरे भाई को मार तो रही हूँ लेकिन गलत इंटेंशन से भी मारना चाहिए, सिर्फ मारना नहीं है। ऑफेंस ये क्राइम नहीं है। ठीक है, ऑफेंस कोई क्राइम कैसे बनेगा? जब एक्शन तो है लेकिन उसके साथ में इंटेंशन भी गलत है। ठीक है, तो वो दोनों को मिलकर क्या होता है, फिर ये सारी चीजें होती है। देन रिजल्टिंग हार्म भी होना चाहिए। अब मैं मेरे भाई को मार तो रही हूँ लेकिन उसको हार्म भी होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मार दिया। ठीक है, हार्म भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसेंशियल्स ऑफ क्राइम्स याद हो गया? क्या क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए, उसके बाद हार्म होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और इंटेंशन भी होना चाहिए। तो ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्म के एक्सेप्शंस है कि हार्म अगर नहीं हुआ तो कुछ चीज करने से तब भी उनको क्या होगा? क्राइम माना जाएगा और तब भी उनको सजा मिलेगी। ठीक है, सजा कौन कौन से इसमें देखिए। हार्म के एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर किसी पर्सन को हार्म नहीं भी हुआ लेकिन फिर भी वो चीज करने के लिए आपको सजा मिल सकती है। जैसे कॉन्स्पिरेसी, आपने किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है तो आपको क्या होगा? सजा उसमें भी मिलेगी। ठीक है, अबेटमेंट, आपने किसी को क्या किया? उकसाया है कि जाओ इसको चाकू मार दो या जाओ इसका मर्डर कर दो,
अगर आपने ये चीज किया है तो उसके लिए भी अबेटमेंट, भले ही उसने मर्डर किया हो या ना किया हो, उसने अगर उसको मारा हो, चाकू मारा हो ना मारा हो, वो दूसरे वाले के हाथ में, लेकिन तुमने क्या किया, उसको उकसाया तो सही ना कि ये चीज कर दो जाके। अगर वो चीज कर देता तो यहाँ पर उसके लिए भी तुमको सजा मिलेगी। और अटेम्प्ट, अगर तुमने सिर्फ चोरी करने की कोशिश भी की है, अटेम्प्ट भी किया है, तो भी आपको इस चीज की सजा मिलेगी। ठीक है, तो हार्म के एक्सेप्शंस क्या क्या होगा, कॉन्स्पिरेसी हो गया, अबेटमेंट हो गया, और थर्ड वन इज दी अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंस रिया, अगर हम पूरा बीएनएस उठा के देखें ना, तो बीएनएस में कहीं भी डायरेक्टली ये मेंस रिया वर्ड ना मेंशन है, जाओ उठा के देख लो। अगर कहीं पे मिल जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो मेंस रिया यानी कि क्या होता है, गिल्टी इंटेंशन या रॉन्गफुल माइंड, जो भी है वही गलत। ठीक है, तो अगर इसको देखें मेंस रिया ना, तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ से उठ के आया है। वहां पे इंग्लैंड में क्या चलता है, कॉमन लॉ चलता है, कुछ भी कोडिफाइड नहीं है। किस बेसिस पे चलता है वहां पे, थ्रू प्रेसिडेंट से चलता है, यानी कि पीछे जो डिसाइड हुआ उसी को उठा के लाएंगे और उसी के बिहाफ पर इस चीज, दूसरा भी जो केस आएगा उसको डिसाइड कर दिया जाएगा। तो फॉलर वर्सेस पेजेट के केस में ऐसा हुआ था कि जो मेंस रिया है ना, उसको भी बोला गया था कि ये प्रिंसिपल है एक तरह का नेचुरल जस्टिस का, यानी किसी ने एक्शन तो किया, लेकिन अगर उसमें मेंस रिया नहीं है, मतलब उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो उसको ऑफेंस के अंडर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम पूरा बेयर एक्ट उठाए ना, तो अगर हम लोग देखें तो डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली, वॉलेंटरली, करप्टली, मैलिशियसली, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शो करता है मेंस रिया को। अब फ्रॉडुलेंटली क्या है, धोखाधड़ी है, अंदर से ही आ रहा है ना कि भाई मुझे इसके साथ में धोखा करना है, तो ये क्या है, एक तरह का इंटेंशन ही है, गलत इंटेंशन है। रॉन्गफुली, जानबूझ के अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ये क्या है, मेंस रिया है। करप्टली, ये भी मेंस रिया है। नोइंगली, जानबूझकर अगर कोई चीज कर रही हूँ तो वो भी डिसऑनेस्टली। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से मेंस रिया ही है। डायरेक्टली मेंशन नहीं है बेयर एक्ट में, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्टली हमारे बीएनएस में हर जगह मेंशन है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टार्ट होता है जो मेन चीज है, गिल्टी इंटेंशन जहां पे एब्सेंट हो, जहां पर भी गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो वो हमारे बीएनएस के सेक्शन 14 से सेक्शन 44 डील करेगा। और अगर आईपीसी हम पुराने में जाए तो सेक्शन 76 से 106 जो है इसी चीज से डील करता है, जहां पे क्या है, मेंस रिया एब्सेंट है। और जहां पे मेंस रिया यानी कि गिल्टी इंटेंशन एब्सेंट है, तो वो कहां पे चला जाता है, एक्सेप्शन में चला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, चैप्टर हमारा है 3, थर्ड ऑफ चैप्टर बीएनएस काहे से डील करता है, जनरल एक्सेप्शन, जो कि है सेक्शन 14 से 44। अब ये लोग, मतलब जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो ये ना सोचे कि मैं पीछे का कुछ कवर नहीं करूंगी, मैं करूंगी, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग ये चीज पढ़ते हैं प्रॉपर, मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी आपको। अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको इतना ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा कि अरे डेफिनेशन रह गया या जनरल चीजें रह गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज कवर करूंगी, फालतू का कुछ भी कवर करने वाली नहीं हूं मैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है सेक्शन 14। अभी हमने बात किया कि सेक्शन 14 से 44 जो है वो जनरल एक्सेप्शंस है, यानी कि वहां पे मेंस रिया की है छुट्टी, वो गया हुआ है छुट्टी पे। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं वहां पे सामने वाला जो पर्सन जो कर रहा है ऑफेंस, उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं था, यानी कि मेंस रिया नहीं था, दिमाग में बिठा के रखना। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 14 की बात करते हैं। एंड act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक पर्सन है जो कि बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है कैसे, लॉ के द्वारा बंधा हुआ है, ऐसे नहीं बंधा हुआ, किसी ने उसके हाथ पैर नहीं बांध रखे हैं, कैसे बंधा हुआ है, लॉ के द्वारा बंधा हुआ है। और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको लग रहा है कि भाई ये इस चीज से बंधा हुआ है कि इसको ये चीज करना ही है। मतलब कि अगर कोई पर्सन जो कि किसी लॉ से बंधा हुआ है, ठीक है, बाउंड है, या बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे लग रहा है कि मुझे ये काम करना ही है, तो उस चीज में अगर वो ये करते हुए अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है, तो वहां पर ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया। देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय अ रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू डू और बाउंड बाय लॉ टू डू इट। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ,
पहले ही बोला गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल को एक बार माफी मिल जाती है, लेकिन अगर आप ये बोल दो कि मुझे इस लॉ के बारे में ही नहीं पता था, तो ये भूल नहीं मानी जाती है ना। तो नथिंग इज एन ऑफेंस इन डन बाय अ पर्सन। देखिए, कोई भी पर्सन जो कि किसी लॉ के द्वारा बंधा हुआ है या बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसे लगता है कि मैं इस चीज से बंधा हुआ, वो कोई गुड फेथ में काम करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस नहीं। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में एक बार समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन के साथ में एक सोल्जर है जो कि फायर्स ऑन अ मॉब बाय ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ हैज कमिटेड। देखिए, कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, दंगा फसाद हो रहा था, तो ये है, समझ लो एग्जाम्पल के, ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल के ऊपर जो ऑफिसर है यानी कि एसआई समझ लो, एसआई या जो भी टीआई है, थाना इंचार्ज है, उन्होंने बोला कि एक काम करो, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है दंगा होने वाला, तो एक काम करो, आप क्या करो, फायर कर दो इनके ऊपर। तो यहाँ पे जो सिपाही थे उन्होंने उनकी जो डायरेक्शन थी मानी और फायर कर दिया। तो यहाँ पर अगर किसी की मतलब कोई मृत्यु होती भी है, तो वहां पर ये जो सिपाही है वो बिल्कुल इस चीज का डिफेंस ले सकते हैं कि भाई मैंने ये जो काम किया मैंने खुद से नहीं किया है, मुझसे करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? टीआई ने बोला था इसलिए मैंने ये किया है। सेम वहीं पे सेकंड वाला देखते हैं कि एक ऑफिसर है जिनको कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शन दी गई है कि जाओ आप क्या करो, ये है ए को बोला गया है कि जाओ आप क्या करो, ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई। ठीक है, उन्होंने बोला कि जाओ वाई को अरेस्ट करके लाओ। ये जाते हैं और ये क्या समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें इंक्वायरी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो जेड है वो क्या है, वाई है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो जेड है वही वाई है, और वो गलती से क्या करते हैं, जेड को वाई समझकर गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं। तो वहां पर भी वो जो पर्सन है यानी कि जो ये कांस्टेबल है वो क्या कर सकते हैं, इस चीज का डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देन अब देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 14। इसेंशियल्स क्या है? वही जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वही इसेंशियल्स हैं, बस मैंने इनको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए इसेंशियल्स बना दिए हैं। देखिए, एक्ट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट और बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। ठीक है, रीजन क्या होना चाहिए इस बिलीफ का कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, और गुड फेथ में किया हुआ होना चाहिए। इसका एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल। ठीक है, देन अब आते हैं हम लोग सेक्शन 17। इसका एक मैगजीन भी है, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या मैगजीन है। मैं बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज कवर करूंगी, लेकिन ये आपके लिए है। देन अब हम सेक्शन 17 की बात करते हैं। अब आप बोलोगे मैडम सेक्शन 14 के बाद आप सेक्शन 17 में क्यों आ गए डायरेक्ट? तो इसलिए आ गई हूं मैं क्योंकि जो सेक्शन 14 है वो बहुत सिमिलर है, जो सेक्शन 14 है वो बहुत सिमिलर है सेक्शन 17 के। कैसे है सिमिलर बताती हूँ मैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब यहाँ पे सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। कोई भी एक्ट जो कि लॉ की नजरों में जो है लीगल है एंड रीजनेबल है, तो उस एक्ट को माना जाएगा कि क्या है, जस्टिफाइड है। पहले क्या था, बाउंड बाय लॉ था। बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या था कि उसे लग रहा था कि वो क्या है, कानून से बंधा हुआ है या उसको ये चीज करना ही चाहिए, वो चीज था मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। यहाँ पे क्या जस्टिफाइड है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि लॉ की नजरों में रीजनेबल भी है कि भाई करना चाहिए और जस्टिफाइड भी है, मतलब रीजनेबल भी है और लीगल भी है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, वो किसके अंदर आएगा, सेक्शन 17 के अंदर आएगा। अब वही चीजें हैं इसमें भी, इसेंशियल्स देखा जाए, इसेंशियल्स क्या आएंगे इसके, तो ये देखते हैं। एन एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड। कोई भी एक्ट, पर्सन जो भी है, मतलब एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड, वही था कि बाउंड और बिलीव्स टू बी जस्टिफाइड। सच बिलीफ मस्ट बी बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। और ये जो वर्क किया गया होगा या जो भी एक्ट हुआ होगा वो क्या होगा, गुड फेथ में किया गया होना चाहिए। तो वही चीज था, 15 पढ़ोगे 17 अपने आप याद हो जाएगा। बस वहां पे बाउंड की जगह क्या होगा, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब क्या था कि जो भी कानून की नजरों में लीगल है, दूसरा रीजनेबल है, तो वो जस्टिफाइड है, ठीक है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। बस यही चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग
इस पे केसेस है दाकी सिंह वर्सेस स्टेट। अब दाकी सिंह वर्सेस स्टेट का एक केस है जिसमें क्या होता है, एक कांस्टेबल साहब होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक चोर को पकड़ने जाते हैं, ठीक। अब ये गए चोर को पकड़ने, चोर वहां से क्या हुआ, इन्होंने पकड़ा और वो भाग गया वहां से। अब भागा इनकी नजरों से, तो अब ये भागने तो दे नहीं सकते थे भाई, ट्रेनिंग मिली है इनको 6-7 महीने की, तो इन्होंने भागने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, सोचा कि एक काम करते हैं, अब अपने को तो चाहिए प्रमोशन, तो अब ये भाग रहा है ऐसे तो भाग जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, इनके पास थी गन, इन्होंने क्या किया, उसको शूट कर दिया। इन्हें लगा कि प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि मैंने तो एक चोर को पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कोर्ट बोलती है कि जस्टिफाइड कहाँ है, आप एक चोर को पकड़ने के लिए उसकी जान नहीं ले सकते, इतना बड़ा भी गुनाह नहीं था वो कि उसकी जान से ज्यादा बढ़ के नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बोला कि ये जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, आप किसी को मार नहीं सकते हैं। सेम ऐसा ही मरियम सिंह वर्सेस स्टेट का भी केस था। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरा खासी का केस ऐसा था कि एक पर्सन थे जिनको, अब क्योंकि अगर हम देखें तो पहले एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास रील स्क्रॉल करने के लिए नई चीजें थी, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, कहाँ एंटरटेनमेंट करे आदमी, मतलब टाइम पास हो तो हो गए थे, तो वो क्या करने जाते, तो हंटिंग करने जाते, भाई शिकार पे जाएंगे आज हम लोग। तो यहाँ पर भी ये पर्सन क्या है, शिकार पे चल देते हैं कि भैया दोस्त चलो शिकार पे चलते हैं, आजकल चाय पीने चलते हैं ना टपरी पे, सेम ये लोग क्या करते थे, शिकार पे जाते थे। तो इन्होंने अपने दोस्त को बोला चलो एक काम करते हैं, शिकार पे चलते हैं। अब इन्होंने बुलाया अपने दोस्त को, चल दिया शिकार पे। अब जंगल में पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ, थोड़ी दूर पे जंगल पे बहुत ही मतलब ऐसी अजीब सी आवाज आ रही थी। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि यार लगता है यहाँ पे भालू है, तो वो भालू समझ के क्या कर देते हैं, उसको शूट कर देते हैं। अब बाद में पता चलता है कि वहां भालू नहीं था, वहां एक आदमी था, और वो आदमी जाता है मर वहां पे। तो इसके बाद में ये केस जाता है, तो ये जो पर्सन है ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे उनको मिल जाता है इसका डिफेंस, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, वो जो लीगल भी था उस टाइम पे, हंटिंग अगर देखा जाए तो लीगल भी है, और उन्होंने शूट इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये लगा था, मतलब वहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ इंटेंशन नहीं था उनका मारने का, वहाँ पे उनका मेन इंटेंशन ये था कि उन्हें ऐसा लगा था कि भाई सामने तो बियर है तो हम उसको मार सकते हैं, तो ये था। तो यहाँ पे इस केस में इनको क्या हुआ, इस सेक्शन का डिफेंस मिल गया था। चलिए आगे बढ़ते, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन हम आते हैं सेक्शन 15 में, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अब कोई जज जो है वो अगर जुडिशियली यानी उस कुर्सी पे बैठ के, जज की कुर्सी पे बैठ के अगर कोई भी एक्शन लेते हैं या कोई भी चीज बोलते हैं, ठीक है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई जज है, ठीक है, एक जज है सेशन वाले, ठीक है, और वो क्या कर देते हैं, किसी को दे देते हैं कि भाई चलो इन्होंने बहुत ही मतलब क्या ग्रीवियस हर्ट किया है, तो इनको दे देते हैं हम लोग 7 साल की सजा, ठीक है, जो भी ग्रीवियस हर्ट है 7-8 साल की सजा दे देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सजा दे दी। अब ये जो पर्सन है ये उठ के ये नहीं कह सकता कि मुझे जज ने क्या किया है, इतने साल की सजा दी है तो इनके खिलाफ मैं अब केस करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 15 यही बोलता है। सेक्शन 15 बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को, कोई भी जज जो कि एक्ट कर रहा है जुडिशियली, मतलब जज की पोस्ट पे है और उस पोस्ट पे रहते हुए वो अपना काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, तो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो काम कर रहा है, तो क्या होगा, उस पर्सन को इसका डिफेंस मिलेगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। समझ गए, वही बात है, बस थोड़ा सा मेन यही है कि ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई भी जज जो है अपनी एक्सरसाइज करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट करते हैं, गुड फेथ में करते हैं, तो उस चीज को क्या है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 16 भी यही बात करता है, बस यहाँ पे चेंज ये है कि एन एक्ट परसुएंट टू जजमेंट और कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब एग्जाम्पल कि ये जज साहब है, ठीक है, जज साहब ने क्या किया, एक बहुत ही मतलब देखें तो एक कोई केस था बहुत ही भयानक जिसकी ग्रेविटी बहुत हाई थी। फॉर एग्जांपल ले लो कि एक कोई रेप वाला केस था जिसमें ये जो था ये था अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड मतलब लास्ट में क्या हो गया, इसकी सजा हो गई कि भाई इसको हम क्या देंगे, मतलब जो जज साहब उन्होंने बोल दिया कि इनको
डेथ, इनको तो फांसी पे चढ़ाओ, ठीक है। अब फांसी की सजा मिल गई, तो फांसी की सजा अब जज साहब खुद तो जाके वहां पे फांसी देंगे नहीं, वो क्या करेंगे, ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूशन कौन करेगा? वहां पे देखा होगा आपने, कसाई होते हैं कि क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है उनका, तो वो जो पर्सन है वो क्या करते हैं, वही उनको फांसी देते हैं। तो बाद में उनकी फैमिली वाले ये उठ के नहीं आ सकते कि भाई जो पर्सन को फांसी मिली है तो वो क्या करें, वो आके जिन्होंने फांसी दी है उनको आके क्या करें, उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि इन्होंने इनका मर्डर कर दिया। नहीं, उन्होंने जो काम किया है वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से किया है, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब उन्होंने वो काम किया। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो है, हाँ, सेक्शन 18 जो है वो बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कोई पर्सन जो है वो लॉफुल एक्ट कर रहा था, ठीक है, और उस एक्ट को करते हुए उससे कोई मतलब कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून के, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होता, कोई नॉलेज भी नहीं होता, इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ अ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, तो उसको भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर एक्सीडेंटली या मिसफॉर्च्यून की वजह से कोई चीज हो जाती है, कोई एक्ट ऐसा कोई गलत एक्ट हो जाता है जिसमें रॉन्गफुल इंटेंशन भी नहीं है, ठीक है, उसका लॉफुल, उसने पूरा लॉफुल चीजें मैनर भी फॉलो किया है, लॉफुल मीन्स है, प्रॉपर केयर और कॉशन भी उसने लिया है, तो वहां पर क्या ये बोला जाएगा कि भाई वो ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक केस अभी अपन ने पीछे ही देखा है, उस केस में क्या था, ये सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था ना अभी, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोराखासी। इसमें क्या हुआ, पर्सन जो है वो गया, ठीक है, हंटिंग करने गया था, क्या है ये लॉफुल ही है, हंटिंग करने गया वो उस टाइम पे, ठीक है। बियर को मारना भी कोई ऐसा उस टाइम पे वो नहीं था, इलीगल नहीं था, तो क्या था, लॉफुल मीन्स भी था, मतलब गन की लाइसेंस भी था उसके पास में। तो उसके पास जो सारी चीजें थे और उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी, मतलब जंगल में लोग थोड़ी मिलेंगे उस टाइम पे, जंगल में जानवर ही रहेंगे, तो वहां पे क्या उसने सारी चीजें प्रॉपर फॉलो की, और उसके साथ होते हुए भी वहां पे क्या हुआ, एक्सीडेंटली वहां पे एक पर्सन मौजूद था और उसको शूट कर दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ, उसको डिफेंस मिल गया। तो सेम सेक्शन 18 का भी डिफेंस वो यहाँ पे ले सकता है कि ये क्या था, एक्सीडेंट है, एक मिसफॉर्च्यून है कि वो चाहता नहीं था ये चीज हो लेकिन हो गई, तो ये था। देन इसका एक केस और है, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट केस का है। फिर अब एक इलस्ट्रेशन के साथ में समझाती हूँ, देखिए। A is at work with the hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of a, his act is excusable and not an offense. तो यहाँ पे क्या है, देखिए, यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है जो कि कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है ना, और वो क्या करता है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन होता है जो लोहे का, वो एकदम से फ्लाई होके क्या होता है, दूसरे पर्सन को लग जाता है। उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया होता है, सब कुछ लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वो एकदम से निकलता है और सामने वाले पर्सन को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो वहां पे इसको क्या होगा, डिफेंस मिल जाएगा। यही भी सेम अगर एक चीज और कोई एग्जाम्पल देखें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन तो लिया है, लेकिन क्या होगा, जानबूझ के ना होते हुए वो क्या गलती से हो गया। जैसे हम लोग अगर देखें तो जो मजदूर है वो काम करते रहते हैं और वो ईंट क्या करते हैं, ऐसे फेंक फेंक के देते हैं, है ना, और वो ईंट फॉर एग्जांपल जिसको दे रहे थे उसको ना मिलते हुए किसी और को जाके लग जाता है और उसके सर पे लगता है, उसका सर एकदम खुल के और उसके वहीं पे डेथ हो जाती है। तो वहां पर भी अगर उसने जानबूझ के नहीं किया, प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, सब कुछ चीजें सही हैं, तो वहां पे वो जो पर्सन है वो सेक्शन 18 का डिफेंस ले सकता है कि भाई उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसने कोई चीज जानबूझ के नहीं करी है, उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया है, लॉफुल मीन्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है वो डिफेंस में यूज कर सकता है। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो नीचे बिल्कुल बोलिएगा। अब सेक्शन 19 क्या बात करता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। यहाँ पे क्या बोला है कि
उसका इंटेंशन भी नहीं है, ठीक है, जो पर्सन है जिससे ऑफेंस हुआ है उसे ये लगता है कि थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता, उसको बस ये नॉलेज है कि थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है और प्रिवेंट करता है अनदर हार्म। ये यही बात हो गई कि बड़े हार्म या बड़े लॉस को रोकने के लिए अगर हम छोटा हार्म भी कर देते हैं, छोटा लॉस हो जाता है, तो उसको हम ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge like that it likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या है, पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों से डील करता है सेक्शन 19, ठीक है। तो अगर देखा जाए सेक्शन 19 क्या है, पर्सन एंड प्रॉपर्टी दोनों से डील करता है। और यहाँ पे ये बात की गई है कि पर्सन को थोड़ा तो नॉलेज है कि इससे हार्म होगा, लेकिन उसका जो है वो गुड फेथ में काम करता है और उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होता। उसका मेन इंटेंशन ये होता है कि मुझे हार्म को रोकना है, यानी कि बहुत ज्यादा लॉस होने से अगर थोड़ा सा लॉस हो के कोई चीज बच रही है तो उसका मेन इंटेंशन यही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ कि एक लाइन में 10 घर थे, ठीक है। पहले घर में आग लग जाती है और सामने वाले पर्सन को पता है कि अगर सेकंड वाला घर जो है मैंने तोड़ा नहीं तो ये आग जो है वो पूरे 10 घर को जला देगी। तो वो क्या कर रहा है, वो पहले घर में आग लगी हुई है वो दूसरा घर पूरा तोड़ देता है। अब दूसरे घर को लॉस हुआ, लेकिन आगे के जितने भी 7 घर या 8 घर जो बच रहे हैं वो बच जाएंगे। तो इसमें ये जो पर्सन है जिसने दूसरा वाला घर तोड़ा, उसके ऊपर ये नहीं लगेगा भाई इसने घर तोड़ दिया, नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। उसने क्यों ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उसने पूरे जो 7 घर हैं उसको बचाए हैं एक घर को तोड़ के, है ना। तो 7-8 घर जो भी हैं वो बचाए हैं, उसने क्या किया, दूसरा घर तोड़ के। तो यहाँ पे इसलिए इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। It is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। अब R वर्सेस डुडले एंड स्टीफन, इस केस में देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन है जो कि जाते हैं भाई उसमें समुद्र में जाते हैं ना हम लोग घूमने के लिए, तो ये लोग गए घूमने के लिए। अब क्या हुआ, इनका खाना हो गया खत्म, इनके साथ में था एक बच्चा। तो इन्होंने क्या किया, ये 2-3 लोग थे और इन्होंने क्या किया, उस बच्चे को ये मार के खा गए। और बाद में बोलते हैं कि भैया मैंने क्या किया, मैंने लॉस को बचाने के लिए क्या किया, मतलब एक आदमी मर जाता अगर उसको खाने को नहीं मिलता तो हम क्या किया, हमने वो बच्चे को ही मार के खा लिया। तो यहाँ पे सीधा कोर्ट ने यही कहा कि ऐसा नहीं होता, आप सेक्शन 19 को एज अ डिफेंस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हर पर्सन का मेन अगर देखा जाए तो लॉ ये बोलता है कि आप ये नहीं बोल सकते कि खुद की जान बचाने के लिए, एक की जान बचाने के लिए आपने एक को मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आपने किया है वो गलत है और आपको सेक्शन 19 का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ड्यूटी है एक पर्सन की वो ये ड्यूटी है कि आप दूसरे की जान बचाएं, ना कि दूसरे की जान लेके खुद की जान बचाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पर्सन है इनको सेक्शन 19 का डिफेंस नहीं मिलता है। एक बार और ये केस को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सेक्शन 14 to 19 में कवर कर चुकी हूँ, आगे और कवर करूंगी। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और अगर मैंने बहुत मेहनत की है वैसे इसके लिए पूरी पीपीटीज प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल अपने फीडबैक दीजिए। और पीछे से जो आवाज आ रही है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करिए, क्योंकि समझिए अभी मेरे पास कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है तो मैं तो ऐसी वीडियो बना पाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर कंटेंट देने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर ये चीज समझ में आई हो। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स, मैं बिल्कुल आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी। और सब्सक्राइब माय चैनल, और बाय, शुभ रात्रि।